51 नंबर पर बोला गया है कि हु अमंग चार्ल्स डिकेंस कैरेक्टर से योर हम्बल सर्वेंट। ये जो चार्ल्स डिकेंस के कैरेक्टर होते हैं यानी कि पात्रों में से कौन कहता है योर हम्बल सर्वेंट, आपका विनम्र सेवक। तो ये यूरिया हीप होता है। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक्चुअली जो चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल है डेविड कॉपरफील्ड, इसमें यूरिया हीप नाम का एक कैरेक्टर होता है। वो बार बार एक बनावटी विनम्रता दिखाते हुए ये वाक्य कहता है योर हम्बल सर्वेंट, आपका विनम्र सेवक। एक्चुअली ये इसलिए बोलता है कि यह उसकी कपटी और चापलूसी भरी प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट 52 नंबर का हमारा क्वेश्चन कौन सा है जरा समझो। 52 नंबर पे बोला गया है इन विच ऑफ द नॉवेल्स ऑफ डिकेंस द प्रोटोगोनिस्ट रिमेंबर हाउ ही हैड बीन अ चाइल्ड टॉम जोन्स अ हार्मलेस क्रिएचर इन हिज बॉयहुड। मतलब ये हुआ चार्ल्स डिकेंस के किस उपन्यास में हीरो को प्रोटोगोनिस्ट को याद आता है कि वह अपने बचपन में एक बच्चे का टॉम जोन्स का मतलब अ चाइल्ड टॉम जोन्स का मतलब होता है, ये एक उपन्यास का नाम है जो कि हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया था। तो ध्यान बनाए रखना, टॉम जोन्स किसका है, हेनरी फील्डिंग का एक उपन्यास है, उससे इसका संदर्भ लिया गया है। मैं आगे चल करके आपको डिस्कस करूंगा। तब उन्होंने बोला है कि एक बच्चे का टॉम जोन्स एक हान रहित प्राणी, हार्मलेस का मतलब हान रहित, क्रिएचर का मतलब प्राणी। तो इसमें टॉम जोन्स के संदर्भ में हेनरी फील्डिंग का उपन्यास में जो टॉम जोन होता है उससे लिया गया है। हेनरी फील्डिंग का जो टॉम जोन्स होता है उसका जो हीरो होता है वो स्वभाव से बहुत ज्यादा सरल दिखाया जाता है, भोला भाला दिखाया जाता है, बहुत निष्कपट होता है। उसी तरीके से डेविड कॉपरफील्ड में भी जो डेविड होता है उसके बचपन की मासूमियत, सरलता, निर्दोष स्वभाव को व्यक्त करते हुए इसकी तुलना की गई है। ठीक है, तो डेविड कॉपरफील्ड में डिकेंस का सबसे अधिक, ये इसीलिए ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल माना जाता है इनका, क्योंकि इसमें डिकेंस ने अपने स्वयं के बचपन के संघर्ष की, गरीबी की, अपमान की, भावनात्मक अनुभवों की, सबका वर्णन किया है। ठीक है, इस नॉवेल के माध्यम से। इसलिए बचपन की मासूम अवस्था का ऐसा आत्मविश्लेषण केवल इसी उपन्यास में मिलता है। तो अब आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि टॉम जोन से क्यों तुलना की गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें थोड़ा पॉइंट रखने वाला बात यह है कि डेविड कॉपरफील्ड कब आया हमारा, 1849 और 50 में ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, 50 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 53 नंबर का है मिस हैबिस्म इज अ कैरेक्टर फ्रॉम डिकेंस नॉवेल। जो मिस हैबिस्म है वो डिकेंस के कौन से नॉवेल की कैरेक्टर है आपको बताना है। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा ग्रेट एक्सपेक्टेशन की पात्र हैं, यानी कि मिस हैबिस्म डिकेंस के कौन से नॉवेल में आती हैं, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में। ठीक है, अब इसका जरा एक्सप्लेनेशन देख लो, इसमें क्या बोला गया है। बोला गया है मिस हैबिस्म ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो आया था वो 1861 में आया कि एक पागल और प्रतिशोधी पात्र दिखाई जाती है यहाँ पे मिस हैबिस्म। वह एक सड़ी गली हवेली में रहती है, ये कह सकते हैं, और जीवन भर कभी भी अपनी शादी की पोशाक हमेशा पहने रहती है और उसे कभी भी नहीं उतारती है। ठीक है, 54 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 54 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट ब्रिंग्स आउट द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी ऑफ डेविड कॉपरफील्ड पिन पॉइंटेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ डिकेंस स्कॉलर्स। निम्नलिखित में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषता, डेविड कॉपरफील्ड की सबसे विशिष्ट गुणवत्ता को बताता है। तो आत्मकथात्मक ये नॉवेल इनका कैसा है, ऑटोबायोग्राफिकल है। डेविड कॉपरफील्ड डिकेंस की सबसे अधिक आत्मकथात्मक उपन्यास माना जाता है क्योंकि इसमें डिकेंस के जीवन की अनेक घटनाओं को प्रतिबिंबित किया गया है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है डेविड कॉपरफील्ड। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लो क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि डेविड कॉपरफील्ड जो है वो 8वें नंबर का नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का। सबसे पहली बार सीरीज के रूप में ये पब्लिश हुआ है कब, 1849 से 50 के बीच में। बुक के रूप में ये पब्लिश हुआ है 1850 में। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट मिलते हैं इस नॉवेल में जिसमें डिकेंस के खुद के जीवन से संबंधित होते हैं, इसीलिए इस नॉवेल को ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल बोला गया है। इट गिव्स द ग्लिम्स ऑफ द ऑथर्स ओन बॉयहुड एंड फैमिली। तो यही बात हम आपको बता रहे थे। अब 55 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। इसमें बोला गया है डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज रेफर टू। ये जो डिकेंस का टेल ऑफ टू सिटीज है ये किसको रेफर करता है, ठीक है, किससे संबंध है, तो दो शहरों की कहानी इसमें दिखाई जाती है, या ये भी कह सकते हो अ टेल ऑफ टू सिटीज में इसकी जो सेटिंग दिखाई जाती है वो दो शहरों में दिखाई जाती है। कहा, लंदन और पेरिस। तो कहा, लंदन और पेरिस, हाँ पेरिस एंड लंदन करके दे रखा है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है,
अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या है। इसके एक्सप्लेनेशन में बोला गया है अ टेल ऑफ टू सिटीज कब आया है, 1859 में ये आया है। इसकी सेटिंग लंदन और पेरिस में दिखाई गई है। उस समय क्या चल रहा था, उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही थी। क्या? फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही थी। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन है 56 नंबर पे। बोला गया है हुज नॉवेल्स थ्रो लाइट ऑन द मिजरीज ऑफ पुअर ऑर्फन चिल्ड्रन, यानी कि किसके उपन्यासों में गरीब अनाथ बच्चों की दुख तकलीफों पर प्रकाश डाला गया है? तो चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स में गरीब अनाथों के दुख तकलीफों पर प्रकाश डाला गया है। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 57 नंबर पर देखो क्या है। 57 नंबर पर बोला गया है कि व्हाट इज द यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकेंस ह्यूमर, जो डिकेंस के हास्य की अनोखी खासियत क्या है? तो ये अनोखी खासियत क्या है? इनके नॉवेल्स में आपको मिश्रण मिलता है ह्यूमर और पाथोस दोनों का। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद पाथोस। ठीक है, अब जरा इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लो। क्या बोला गया है इसमें? यही बात आपको बोली गई है। ये हास्य को करुणा के साथ मिलाता है इनके नॉवेल्स में। ठीक है, डिकेंस ह्यूमर राइजेस अबव द बीइंग अ फ्लैशी सुपरफिशियल अफेयर एंड दैट इज इट्स प्रॉक्सिमिटी टू पाथोस। अब 58 नंबर पे क्या बोला गया है? ये भी पीजीटी, ये सभी आपके पीवाई क्यूज हैं। इस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब 51 से लेकर के हम 91, लगभग 105 है, शायद 105 हैं, वहां तक जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं खत्म कर दूंगा चार्ल्स डिकेंस आज पीवाई क्यूज। तो चार्ल्स डिकेंस इज अ नॉवलिस्ट ऑफ दी, तो कौन से एज के ये नॉवलिस्ट हैं? तो विक्टोरियन एज के। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, किस युग के उपन्यासकार हैं? विक्टोरियन एज के। अब देखो इनका पूरा नाम क्या है, यहां से एक्सप्लेनेशन में थोड़ी और एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी। चार्ल्स डिकेंस का पूरा नाम है चार्ल्स जॉन हफेम डिकेंस। इनका जन्म 1812 में हुआ और इनकी मृत्यु हो गई 1870 में। ये इंग्लिश राइटर हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये सोशल क्रिटिक भी हैं। इसके बाद ये फिक्शनल कैरेक्टर के लिए बहुत अच्छे तरीके से दुनिया भर में जाने जाते हैं एंड इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन इरा। और ये जो है विक्टोरियन इरा के लेखक माने जाते हैं। ये भी कह सकते हो उन्हें विक्टोरियन युग का सबसे महान उपन्यासकार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 59 नंबर पर बोला गया है कि द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज, आपको यह बताना है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का मुख्य पात्र कौन है? तो वो डेविड ही होता है। सॉरी, कौन सा ग्रेट एक्सपेक्टेशन का पूछा है ना, तो फिलिप प्रिप होता है, यानी कि जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? पिप कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखो, फिलिप प्रिप जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? पिप कहते हैं, इज दी प्रोटोगोनिस्ट यानी कि हीरो दिखाया जाता है एंड नरेटर, और वो खुद ही नरेटर भी होता है इन चार्ल्स डिकेंस नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861 में आया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 60 नंबर पे क्या है? अच्छा, इस उपन्यास के अंदर और क्या दिखाया जाता है? देखो यहां पर लिखा हुआ है द नॉवेल फॉलोज पिप्स प्रोग्रेस फ्रॉम चाइल्डहुड इनोसेंस टू एक्सपीरियंस। मतलब ये हुआ कि ये उपन्यास पिप के बचपन की मासूमियत से अनुभव तक की यात्रा को वर्णन करता है। ठीक है, अब 60 नंबर का क्वेश्चन, 60 नंबर पे देखो, चार्ल्स डिकेंस फादर वाज अ, चार्ल्स डिकेंस के पिता क्या थे? तो वो एक क्लर्क थे नेवी पे ऑफिस में। तो कहां हो जाएगा? ये रहा आपका डी ऑप्शन, क्लर्क। यहां से समझिए, अच्छे से समझ आएगा। चार्ल्स डिकेंस के पिता जॉन डिकेंस जिनका नाम था, और वो क्लर्क थे कहा? नेवी पे ऑफिस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 61 नंबर पे। 61 नंबर पे आपको मैच करना है ए के साथ बी को। ठीक है, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, मैं समझाता हूं इसे अच्छे से। पूरा ये उल्टा पुल्टा है, चलो इसके सीधे सीधे इस पर चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे, यहां से अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जो ऑल ऑफ द अबव लाइंस आर टेकन फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट, हार्ड टाइम, डेविड कॉपरफील्ड और टेल ऑफ टू सिटीज। ये जो लाइनें हैं वो इन चार नॉवेल से इनके ली गई हैं। अब कौन सी लाइन कौन से नॉवेल से ली गई है उसको जरा समझ लीजिए। ओलिवर ट्विस्ट से इन लाइनों को लिया गया है, अमंग अदर पीपल बिल्डिंग्स देयर इज वन अ वर्क हाउस। ठीक है, यहां से इसके बाद, यानी कि यह सार्वजनिक इमारतों में से एक है,
एक वर्क हाउस, ये ओलिवर ट्विस्ट का है। अब अगला, ओलिवर ट्विस्ट इज डिकेंस सेकेंड, ये ओलिवर ट्विस्ट का क्या है, सेकेंड नंबर का नॉवेल है जो कि पब्लिश हुआ है 1837 से 39 के बीच में। अब हम किसकी बात कर लेंगे, हार्ड टाइम की बात कर लेंगे। हार्ड टाइम की कौन सी लाइन पूछेगी, नाउ व्हाट आई वांट इज फैक्ट, अब मुझे जो चाहिए वह तथ्य है। ए डिकेंस का 10वां नॉवेल है हार्ड टाइम, 10वें नंबर का, जो कि 1854 में प्रकाशित हुआ। अब डेविड कॉपरफील्ड की लाइन कौन सी है इंपॉर्टेंट, वेदर आई सेल टर्न आउट टू बी दी हीरो ऑफ माई ओन लाइफ, दिस पेजेस मस्ट शो इट वाज डिकेंस 8 यानी कि 8वें नंबर का नॉवेल है, पब्लिश एज अ सीरियल इन 1850 1849 टू 50। डेविड कॉपरफील्ड में बोला गया, क्या मैं अपनी जिंदगी का हीरो बनूंगा, ये पन्ने दिखाएंगे। यह डिकेंस का 8वें नंबर का नॉवेल है जो कि 49 से 50 के बीच में सीरियल के रूप में प्रकाशित हुआ। अब हम अ टेल ऑफ टू सिटीज की बात कर लेते हैं। अ टेल ऑफ टू सिटीज कब आया है, ये 1859 में आया है, और इसकी मोस्ट एंड मोस्ट फेमस लाइन यही है, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, यानी कि यह सबसे अच्छा समय था और यही सबसे बुरा समय था। डिकेंस की एक प्रसिद्ध शुरुआती सेंटेंस है किताब के, और जो कि एक यूनिवर्सल दृष्टिकोण को शो करता है, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति को दिखाया गया है। ठीक है, अगला 62 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 62 नंबर पे बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय डिकेंस अटैक्स द न्यू पुअर लॉ इन 1834 यानी कि 1834 इन द ओपनिंग चैप्टर। ये ओलिवर ट्विस्ट की बात कर रहा है। डिकेंस के निम्नलिखित में से किस उपन्यास में शुरुआती जो चैप्टर थे उसमें 1834 के एक गरीब कानून पर हमला किया गया है, तो ओलिवर ट्विस्ट में। ठीक है, न्यू पुअर लॉ पर इसमें अटैक किया गया था ओलिवर ट्विस्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। ओलिवर ट्विस्ट ये किसके द्वारा, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा इसको लिखा गया है। इसमें अटैक किया जाता है किस पर, न्यू पुअर लॉ, जो एक 1834 में वहां पर एक न्यू पुअर लॉ करके बना था, उस पर अटैक करता है ये नॉवेल। इन द ओपनिंग चैप्टर्स, इट इज द सेकेंड नॉवेल, ये इनका चार्ल्स डिकेंस का दूसरे नंबर का नॉवेल है, और ये इंग्लिश पोइट हैं चार्ल्स डिकेंस, और ये जो पब्लिश हुआ है वो 1837 से 39 के बीच में सीरियल फॉर्म में इसको पब्लिश कराया गया था। चार्ल्स डिकेंस के ज्यादातर नॉवेल जो है वो सीरियल फॉर्म में ही पब्लिश कराए गए हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 63 नंबर पे बोला गया है कि टू एन लिव इन मोरालिटी विद विट एंड टेम्पर बिट विद मोरालिटी इज द प्रोफेस्ड एम ऑफ, बुद्धिमत्ता से नैतिकता को जीवित करना और नैतिकता से बुद्धिमत्ता को संतुलन करना किसका लक्ष्य है, ये कौन डिक्लेयर करता है, तो इसमें पिकविक पेपर में बोला गया है, और ये चार्ल्स डिकेंस का सबसे पहला नॉवेल होता है पिकविक पेपर। ठीक है, ये इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन है, और इसमें भी यही बात बोली गई है कि बुद्धिमत्ता से नैतिकता को जीवंत करना और नैतिकता से बुद्धिमत्ता को संतुलित करना पिकविक पेपर का घोषित लक्ष्य है। द पिकविक पेपर चार्ल्स डिकेंस का सबसे पहला नॉवेल है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पिकविक पेपर चार्ल्स डिकेंस का कैसा, फर्स्ट नॉवेल है, और ही आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोजेक्ट एज एन अप एंड कमिंग राइटर्स फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ स्केचेस बाय बॉज, पब्लिश हुआ है 1836 में। पिकविक पेपर्स इज अ सीक्वेंस ऑफ लूजली रिलेटेड एडवेंचर्स। 1836 में प्रकाशित स्केचेज बाय बॉज की सफलता के बाद उन्हें एक उभरते हुए लेखक के रूप में इस प्रोजेक्ट में योगदान देने के लिए कहा गया था। द पिकविक पेपर्स ढीले डाले संबंधित रोमांचों का एक क्रम है जिसमें 4 यानी कि 4 पिकविकिंस दिखाए जाते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, विच वन इज डिकेंस इनकम्प्लीट वर्क, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि चार्ल्स डिकेंस का ऐसा कौन सा वर्क है जो कि इनकम्प्लीट था, तो द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड करके था जो कि 1870 में आया था, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1870 में ही इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो दी मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड इज द फाइनल नॉवेल, ये इनका फाइनल नॉवेल था और इनकम्प्लीट रहा था, इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। कंप्लीट करने से पहले ही चार्ल्स डिकेंस की मृत्यु हो गई, तो अनफिनिश्ड नॉवेल रहा। ठीक है, क्योंकि 9 जून 1870 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इसको पूरा करने से पहले ही।
65 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? लेडी डेडलॉक अ कैरेक्टर अकर्स इन डिकेंस। लेडी डेडलॉक एक पात्र के रूप में डिकेंस के किस उपन्यास में दिखाई जाती है? तो ब्लीक हाउस में दिखाई जाती है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है। चार्ल्स डिकेंस हैड टेंडरली और पावरफुली ड्रॉन फिगर लाइक लेडी डेडलॉक who appears in Bleak House. She is the naughty mistress of Chesney Wold. Her past drives much of the plots as it turns out that before her marriage, she had an affair with another man and bore his child. मतलब क्या हुआ इसका कि डिकेंस में ने लेडी डेडलॉक जैसे पात्रों को कोमलता और शक्ति से चित्रित किया है जो ब्लीक हाउस में दिखाई देती हैं। वह चेस्नी बोल्ड की शरारती मालकिन है, यानी कि चेस्नी बोल्ड की मालकिन दिखाई जाती हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। चेस्नी बोल्ड ध्यान बनाए रखना, ये जगह है। इसकी मिस्ट्रेस ये दिखाई जाती हैं कौन? लेडी डेडलॉक। उसका अतीत कहानी को काफी हद तक आगे बढ़ाता है क्योंकि पता चलता है कि शादी से पहले इनका किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर था और उसने उसके बच्चे को जन्म दिया था, यानी कि वो उस जिसके साथ इनका अफेयर था उसके बच्चे की ये मां बनने वाली थी। अगला 66 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट प्रॉब्लम हैज बीन डील विद इन डिकेंस द ब्लीक हाउस। अब यह बोला गया है कि चार्ल्स डिकेंस का द ब्लीक हाउस है उनमें किस समस्याओं की बात कही गई है। तो उसमें ब्लीक हाउस में एक्चुअली जो लॉ होता है, लॉ डिलेज की बात करी जाती है। जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ की कंडीशन है कि अगर एक मुकदमा आज डाल दिया जाता है तो न्याय मिलते मिलते उसकी अगर मृत्यु भी हो जाए तो भी कम है। जैसे भारतीय न्याय व्यवस्था इस समय है कि अगर आपका कहीं कुछ अदालत से सोल्यूशन होना है तो उसका सोल्यूशन कब होगा इसका आइडिया आप नहीं लगा सकते। तो वैसे ही डिकेंस ने द ब्लीक हाउस में भी इसी समस्या पर जोर देकर के कहा था कि कानून में देरी। इसमें क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टर होते हैं मुकदमाबाजी करते रहते हैं लेकिन उस मुकदमे का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता और जो मुकदमाबाजी कर रहे होते हैं वो सब मर जाते हैं। तो लॉ डिलेज की जो है लॉ डिलेज की समस्या पर सबसे ज्यादा बात कही गई है। तो इसी प्रॉब्लम को ब्लीक हाउस के अंदर डिस्कस किया गया है। ठीक है, लॉ डिलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, फॉर विच न्यूज़पेपर चार्ल्स डिकेंस रिपोर्टेड पार्लियामेंट्री डिबेट्स। चार्ल्स डिकेंस ने किस अखबार के लिए संसदीय बहसों की रिपोर्टिंग की थी? तो मिरर ऑफ पार्लियामेंट, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ का एक्सप्लेनेशन जरा देख लो। इसमें कहा गया है ही बिगेन हिज कैरियर एज अ रिपोर्टर इन द मिरर ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत द मिरर ऑफ पार्लियामेंट के एक रिपोर्टर के तौर पर की थी। फिर 1827 में डिकेंस एंटर्ड द ऑफिस ऑफ अ लॉयर एंड started working as a clerk and become an expert of shorthand writer। 1827 में डिकेंस ने एक वकील के ऑफिस में काम करना शुरू किया और क्लर्क के तौर पर काम करने लगे और शॉर्ट हैंड राइटिंग में वो एक्सपर्ट बन गए। अगला 68 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। विच वाज चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट नॉवेल। ये बात हम अभी अभी बोल रहे थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स डिकेंस का सबसे पहला नॉवेल कौन सा है? तो वो पिग बिग पेपर है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका भी एक्सप्लेनेशन जरा देख लीजिएगा। चार्ल्स डिकेंस पहला नॉवेल पिकविक पेपर फर्स्ट नॉवेल दिखाया जाता है जो कि पब्लिश हुआ था सीरियल फॉर्म में 1836 और 37 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इसमें चाहो तो थोड़ा सा और बताओ, इसको डिटेल कर दें। ये 1837 से 37 1836 से 37 तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। इससे डिकेंस को तुरंत प्रसिद्धि और दौलत मिली। ये बात विशेष ध्यान रखना। स्टेंट का मतलब होता है तुरंत। फेम एंड फॉर्चून, इनको प्रसिद्धि मिली और फॉर्चून दौलत, धन दौलत भी बहुत सारी मिली। एक संपादक के सुझाव पर धारावाहिक प्रकाशन के लिए लिखा गया था इसको, पिकविक पेपर को। नेक्स्ट 69 नंबर पर देखिए क्या बोला गया है। विच रेवोल्यूशन डोमिनेज अ टेल ऑफ टू सिटीज। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही थी। ठीक है, अ टेल ऑफ टू सिटीज में कौन सी क्रांति हावी थी उस समय? तो कौन सी थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन। जरा इसको समझ लो, यहां से इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है।
द सीन ऑफ टेल ऑफ टू सिटीज इज लेड इन लंदन एंड पेरिस। मोस्ट दो शहरों में इसकी सेटिंग दिखाई जाती है, लंदन और पेरिस में। एट दैट टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उस समय क्या चल रही होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। एंड दो केयरलेस ऑफ हिस्टोरिकल डिटेल्स, फिर डिकेंस रिप्रोड्यूस द spirit of the terror so well that A Tale of Two Cities in is an excellent supplement to the history of the period। हालांकि ऐतिहासिक विवरणों के प्रति लापरवाह होने के बावजूद डिकेंस ने आतंक की भावना को इतनी अच्छी तरह से दर्शाया कि अ टेल ऑफ टू सिटीज उस अवधि के इतिहास के लिए सबसे प्रसिद्ध कृति बन गई, यानी कि एक बहुत अच्छा उदाहरण बन गया, ये कह सकते हो। फिर 70 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय चार्ल्स डिकेंस। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से कौन सा चार्ल्स डिकेंस के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है, वो बताना है। द क्रिकेट ऑन द हर्थ ये लिखा गया है। द ओल्ड क्यूरियोसिटीज ऑफ ये भी इन्हीं का है। बर्नाबी रज ये भी इन्हीं का है। ओल्ड फॉर्चुनेट ये इनका नहीं है, ठीक है, ये थॉमस डेकर का है, ध्यान बनाए रखना। इसके बाद 71 नंबर पे क्या बोला गया है, 71 नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा नॉवेल जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, वो आपको बताना है। देखो सबसे पहले थॉमस ग्रैड ग्राइंड, ये जो थॉमस ग्रैड ग्राइंड है ये हार्ड टाइम्स का है, तो बिल्कुल सही है। रिचर्ड कार स्टोन की बात करें तो ये ब्लैक स्टोन में दिखाया, सॉरी ब्लीक हाउस में दिखाया जाता है, तो रिचर्ड कारस्टोन का बिल्कुल सही है। अडा क्लेयर ये भी ब्लीक हाउस में दिखाई जाती है, ठीक है, तो ये तीनों बिल्कुल सही है। लेकिन एबल मैकबिथ जो है वो ओलिवर ट्विस्ट में नहीं होता है। एबल मैकबिथ कहाँ दिखाया जाता है, ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन का एक फिक्शनल कैरेक्टर होता है एबल मैकबिथ, ध्यान बनाए रखना, कहाँ, ग्रेट एक्सपेक्टेशन में। अब इसके एक्सप्लेनेशन को जब आप देखोगे तब आपको सब पता लग जाएगा। देखो एबल मैकबेथ ओलिवर ट्विस्ट का पात्र नहीं है, तो किसका है, ही इज अ फिक्शनल कैरेक्टर इन डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन। अब 72 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है इसमें। बोला गया इन विच बुक ऑफ चार्ल्स डिकेंस वी फाइंड द कैरेक्टर कॉल्ड मिस प्रॉस। निम्नलिखित में से चार्ल्स डिकेंस की किस किताब में हम मिस प्रॉस नाम के पात्र से मिलते हैं, तो अ टेल ऑफ टू सिटीज की है, बताने की जरूरत नहीं। मिस प्रॉस नाम की कैरेक्टर कहाँ, टेल ऑफ टू सिटीज, इसकी सेटिंग लंदन और पेरिस में दिखाई गई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा होता है, ठीक है, मिस प्रॉस उसी की कैरेक्टर है। अब देखो इसके बारे में आप जरा हम बता भी देते हैं, डिटेल से बता देते हैं थोड़ा सा। जो कैरेक्टर मिस प्रॉस होती है चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज में है मिस प्रॉस लूसी मैनेट की बिना बकवास करने वाली गवर्नेस और दोस्त हैं, ध्यान रखना, मिस प्रॉस किसकी, लूसी मैनेट की। नॉनसेंस और गवर्नेस एंड फ्रेंड, कैसे नॉनसेंस गवर्नेस है और फ्रेंड भी है साथ ही साथ। 73 नंबर का क्वेश्चन, 73 नंबर पे बोला गया द लास्ट बुक दैट डिकिंस रोट वाज। डिकिंस ने जो आखिरी किताब लिखी थी वह थी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, सी ऑप्शन हो जाएगा। अ क्रिसमस कैरोल वाज प्रोड्यूस्ड बिटवीन। अब इसमें बाकी अन्य के बारे में बोला गया है, जरा देख लेते हैं, ठीक है, फिलहाल ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन हमारा सही है। अब नीचे वाला ऑप्शन का जो क्रिसमस कैरोल है वो कब आई थी इनकी, वो आई है 1843 से 48 के बीच में। ब्लीक हाउस कब आई है, 52 से 53 के बीच में। और अगर हम बात करते हैं किसकी, द अनकॉमर्शियल ट्रेवलर की बात करते हैं, एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन वाज प्रोड्यूस्ड इन 1961, ठीक है, लेकिन ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाद में लिखी गई थी। अब 74 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है, 74 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है। अ वेल नोन इंग्लिश राइटर रोट फॉर दी मॉर्निंग क्रॉनिकल्स अंडर दी pseudonym ऑफ बॉज, हु वाज ही। तो ये इसमें देखने की, जैसे बॉज देख लो तो समझ लो ये किसका pseudonym नेम था, तो ये चार्ल्स डिकेंस का ही था। तो एक जाने माने इंग्लिश राइटर थे जो बॉज नाम से अपने बर्थ को लिखा करते थे, ठीक है, उसी में से एक मॉर्निंग क्रॉनिकल्स भी लिखा था, वो कौन थे, तो चार्ल्स डिकेंस थे, डी बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला 75 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। विच ऑफ हिज ओन बुक्स डिड चार्ल्स डिकेंस कंसीडर टू बी हिज बेस्ट वर्क।
एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स डिकेंस अपनी कौन सी किताब को अपना सबसे अच्छा वर्क मानते थे? तो डेविड कॉपरफील्ड को, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था, और 1849-50 में ये आया था। ठीक है, 50 में ये पब्लिश हुआ था बुक के फॉर्म में। 76 नंबर का क्वेश्चन, चार्ल्स डिकेंस मैरिज वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। व्हेन डिकेंस वाज मिडिल एज्ड हिज नेम वाज लिंक्ड विद एन एक्ट्रेस, अ गर्ल 25 ईयर यंगर देन हिम। व्हाट वाज हर नेम? बोला गया है कि चार्ल्स डिकेंस की शादी बहुत सफल नहीं रही। जब ये अधेड़ उम्र के थे, इनकी उम्र काफी हो चुकी थी, तो इनका नाम एक एक्ट्रेस से जोड़ा गया था जो उनसे 25 साल छोटी थी। उसका नाम क्या है? तो एलन टर्नर नाम था। एलन टर्नर, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, जब इनकी, अब देखो एलन टर्नर जो थी, उनकी उम्र मात्र 18 साल थी, और उस समय इनकी उम्र कितनी थी? 45 साल। ठीक है, अपने उम्र की आधे से भी कम उम्र की लड़की से अफेयर की चर्चा थी। 77 नंबर पे, मेन बात, चार्ल्स डिकेंस बॉर्न, चार्ल्स डिकेंस का जन्म कब हुआ था? 1812 में इनका जन्म हुआ था, 7 फरवरी 1812 को। यहां से देख लीजिए क्या बोला गया है कि चार्ल्स डिकेंस, इनका पूरा नाम होता है चार्ल्स जॉन हफेम डिकेंस। इनका जन्म 7 फरवरी 1812 को, ठीक है, आ, होता है। कहाँ होता है? पोर्टसी आइलैंड में होता है, ये ध्यान बनाए रखना। अ माइल एंड टेरेस लैंड पोर्ट, अ पोर्टसी आइलैंड। ही वाज इंग्लिश राइटर एंड सोशल क्रिटिक, इसको बताने की जरूरत नहीं है। 78 नंबर पे देख लो, चार्ल्स डिकेंस नोवेल डील्स लार्जली विद, जो चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास होते हैं वो मुख्य रूप से किसके बारे में बात करते हैं? तो जो कंटेम्प्रेरी सोशल कंडीशंस होती हैं उनकी बात करते हैं, यानी कि समकालीन सामाजिक परिस्थितियों की बात करते हैं। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 79 नंबर पर, विच मोमेंट ऑफ द विक्टोरियन एज हैज इन्फ्लुएंस द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस? बोला यह गया है कि विक्टोरियन युग के किस आंदोलन ने चार्ल्स डिकेंस के उपन्यासों को प्रभावित किया? तो लिबरलिज्म। लिबरलिज्म, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि लिबरलिज्म ने चार्ल्स डिकेंस के उपन्यासों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। अच्छा, लिबरलिज्म को हिंदी में कहते हैं उदारवाद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये अगला क्वेश्चन ये है 80 नंबर पे। 80 नंबर पे क्या बोला गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल डज द एक्शन टेक प्लेस इन पेरिस एंड लंदन? बताने की जरूरत नहीं है कि पेरिस और लंदन में इनका कौन सा उपन्यास जो है वो घटित होता है, यानी कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास की कहानी पेरिस और लंदन में होती है, उसकी सेटिंग दिखाई जाती है? तो अ टेल ऑफ टू सिटीज, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 81 नंबर पे क्या बोला गया है? बोला गया है, हु इज द मोस्ट फ्यूरियस कैरेक्टर इन फेजिंस डैन इन डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट? बोला यह गया है कि डिकेंस के ओलिवर ट्विस्ट में फेगिन के अड्डे में सबसे क्रूर चरित्र, सबसे क्रूर पात्र कैरेक्टर कौन होता है? तो बिल साइक्स होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा बिल साइक्स। जरा हम इसको डिटेल भी कर लेते हैं, क्या बोला गया है? बिल साइक्स इज द मोस्ट फ्यूरियस कैरेक्टर इन फेजिंस डैन, चार्ल्स डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट। Sykes is portrayed as a rough and barbaric man. He is violent, aggressive, prone to sudden bursts of extreme behavior. बिल साइक्स डिकेंस के ओलिवर ट्विस्ट में फेगिन के अड्डे का सबसे गुस्सैल पात्र होता है। साइक्स को एक खुरदरे, यानी कि बहुत ज्यादा बकवास, बर्बर आदमी के रूप में दिखाया गया है। बहुत ज्यादा हिंसक है, आक्रामक है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, इस तरीके का कैरेक्टर बिल साइक्स को दिखाया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल ऑफ डिकेंस वाज लेफ्ट अनफिनिश्ड? ये दूसरी बार आया है कि चार्ल्स डिकेंस के निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा अधूरा रह गया? तो अ मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड जो है वो इनका अधूरा रह गया था। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड कब आया था? ये 1870 में आया था, लेकिन इस उपन्यास को कंप्लीट करने से पहले ही
चार्ल्स डिकेंस की 9 जून 1870 को मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड अधूरा रह जाता है। 83 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? फ्लिप प्रिप इज अ कैरेक्टर इन चार्ल्स डिकेंस नॉवेल। तो फिलिप प्रिप जो होता है, जिसका शॉर्ट नाम पिप होता है, वो चार्ल्स डिकेंस के कौन से उपन्यास में आता है? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन कब आया था? 1861 में आया था। 84 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है? इन विच चार्ल्स डिकेंस नॉवेल बी केम अक्रॉस अ कैरेक्टर कॉल्ड मिस्टर मिकावर। बोला ये गया है कि चार्ल्स डिकेंस के किस उपन्यास में हमें मिस्टर मिकावर नाम का एक पात्र मिलता है? तो डेविड कॉपरफील्ड में। बी ऑप्शन। मिस्टर मिकावर जो है वो डेविड कॉपरफील्ड में दिखाया जाता है। 85 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? बोला गया मिस हैबिस्म remained a spinster throughout her life in great expectation because। बोला ये गया कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन में मिस हैबिस्म पूरी जिंदगी कुंवारी क्यों रही? तो वो इसलिए रही थी क्योंकि उनका जो दूल्हा था वो उसको धोखा देकर के भाग जाता है, तो दूल्हे ने उनको धोखा दे दिया था, इसीलिए वो हमेशा जीवन भर कुंवारी रही। सी बाज बेट्रेड, बेट्रेड का मतलब धोखा दिया गया था इनके लिए, किसके द्वारा? दी ब्राइड ग्रूम, यानी कि इनके दूल्हे के द्वारा। चार्ल्स डिकेंस के ग्रेट एक्सपेक्टेशन आया कब था? 1861 में ही आया था। इसके एक्सप्लेनेशन में जरा देख लो। 1861 में आया था ये, और इसी नॉवेल्स में मिस हैबिस में पूरी जिंदगी भर कुंवारी रही क्योंकि दूल्हे ने इनको धोखा दे दिया। 86 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? बोला गया हु हैज रिटन द नोबेल पिकविक पेपर्स। पिकविक पेपर उपन्यास किसने लिखा? तो इसको चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 87 नंबर का क्वेश्चन है चार्ल्स डिकेंस बाद। चार्ल्स डिकेंस क्या थे? एक नॉवलिस्ट थे, ठीक है, और विक्टोरियन एज से ये बिलोंग करते थे। अब इनके बारे में एक चीज और जरा यहाँ पर देख लीजिएगा। चार्ल्स डिकेंस का जो जन्म होता है वो कब? 7 फरवरी को होता है, 7 फरवरी 1812 को। ही इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एरा। अब नेक्स्ट 88 नंबर का क्वेश्चन है। 88 नंबर पे बोला गया है डिकेंस वर्क है। तो डिकेंस के जो वर्क होते थे उसमें ह्यूमर और पाथोस दोनों का ब्लेंडिंग मिलता था, मिश्रण मिलता था। 89 नंबर का क्वेश्चन है चार्ल्स डिकेंस ब्लीक हाउस इज पॉइंटेडली क्रिटिकल ऑफ इंग्लैंड एज। यानी कि जो डिकेंस की माफ करना, चार्ल्स डिकेंस का ब्लीक हाउस इंग्लैंड की किस चीज की कड़ी आलोचना करता है? तो कोर्ट ऑफ चांसरी की ये बहुत कड़ी आलोचना करता है। सी ऑप्शन, कोर्ट ऑफ चांसरी। समझो ब्लीक हाउस सबसे पहली बार जब पब्लिश हुआ है वो कब पब्लिश हुआ है? 1852 में, और 1853 तक ये पब्लिश होता रहा, और 53 में ही इसको जो है बुक के रूप में पब्लिश करवाया गया, बुक की फॉर्म में आया था ये, ठीक है। इसमें इंग्लिश जुडिशियल सिस्टम को बहुत ज्यादा सटायर किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 90 नंबर पे बोला गया है विच नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस इज हाईली ऑटोबायोग्राफिकल। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है कि चार्ल्स डिकेंस का कौन सा उपन्यास बहुत ज्यादा आत्मकथात्मक है, हाईली ऑटोबायोग्राफिकल है, तो वो है हमारा डेविड कॉपरफील्ड, जो कि 1850 में आया है। अब 91 नंबर पे देखो कौन सा है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ डिकेंस नॉवेल शो हिज प्री ऑक्यूपेशन विद प्रॉब्लम्स। अब ये बोला गया है कि डिकेंस के लगभग सभी उपन्यासों में उनकी रुचि समस्याओं में दिखाई जाती है। किसमें? सामाजिक, सोशल समस्याएं ज्यादातर उनके नॉवेल्स में दिखाई गई हैं। कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे ये। 92 नंबर पे बोला गया है, क्या बोला गया है कि द नोबेल डेविड कॉपरफील्ड इंटरवेव्स सोशल कंडीशन, पर्सनल एक्सपीरियंस, एटीट्यूड एंड इशू प्रेजेंट इन अर्ली इंग्लैंड। तो किसकी बात कर रहे हैं? वो ये बात कर रहे हैं कि जो उपन्यास होता था, नॉवेल होता था, या हम ये कह सकते हैं जो डेविड कॉपरफील्ड नॉवेल है उसके शुरुआत में इंग्लैंड कैसा, विक्टोरियन इंग्लैंड की बात की गई है कि विक्टोरियन इंग्लैंड में मौजूद सामाजिक स्थितियों, व्यक्तिगत अनुभव, दृष्टिकोण और जो भी उस समय के इश्यूज हुआ करते थे, मुद्दे वगैरह हुआ करते थे, उन सबको वो इसके अंदर दिखाते हैं, विक्टोरियन इंग्लैंड के। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 93 नंबर पे बोला गया है डेविड कॉपरफील्ड रिटन बाय डिकेंस हैज आ। जो डेविड कॉपरफील्ड है वो डिकेंस के द्वारा लिखा गया है, वो एक कैसा है? तो फर्स्ट पर्सन नरेशन दिखाया जाता है, फर्स्ट पर्सन नरेटर में, तो फर्स्ट भरा जाएगा इसमें।
अगला क्वेश्चन 94 नंबर पे देखो क्या बोला गया है। बिफोर डाइंग डोरा इन डेविड कॉपरफील्ड हैड टोल्ड दैट ओनली शी कुड ऑक्यूपाई डेविड्स हार्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझिए। डोरा के मरने से पहले मरने से पहले डेविड कॉपरफील्ड में जो नॉवेल था उसमें डोरा ने मरने से पहले किसको बताया था, तो एग्नेस को बताया था कि केवल वही डेविड के दिल में जगह बना सकती है। जब डोरा मर गई तो उसने एग्नेस से कहा कि अब तुम डेविड से शादी कर लो और तुम ही हो मेरे मरने के बाद जो डेविड के मन में जगह बना सकती हो। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। अगला 95 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। डेविड कॉपरफील्ड इज द मोस्ट ऑफ नॉवेल्स। जो डेविड कॉपरफील्ड है वो हम पहले भी बता चुके हैं, बहुत ज्यादा ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है इनका, जो कि 1850 में पब्लिश हुआ है बुक की फॉर्म में। और 96 नंबर का क्वेश्चन देखो, डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ बोर्डिंग स्कूल इन निकोलस निकलवाई। बोला गया निकोलस निकलबाई में बोर्डिंग स्कूलों की समस्या से संबंधित है। तो चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल जो हैं वो डील्स करते हैं, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। अगला 97 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। द मेन नेगेटिव कैरेक्टर इन डेविड कॉपरफील्ड। तो डेविड कॉपरफील्ड में दो मेन नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं, ध्यान बनाए रखना वो कौन कौन होते हैं। बल्कि यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, मिस्टर मार्डस्टोन, यूरिया हीप और मिस्टर क्रिकल। ये तीन नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं, मिस्टर मार्डस्टोन, यूरिया हीप और मिस्टर क्रिकल। डेविड कॉपरफील्ड एक इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है और यूरिया हीप इसका जो दिखाया जाता है वो एंटागोनिस्ट होता है, मेन एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। बाकी नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में मिस्टर मार्डस्टोन भी होती है, यूरिया हीप और मिस्टर क्रिकल, ये तीनों ही दिखाए जाते हैं। 98 नंबर पे अगर हम बात करें तो द नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड इज अ बिल्डिंग रोमन अ नॉवेल ऑफ। बोला ये गया है कि ऊपर जो इनका नॉवेल है डेविड कॉपरफील्ड एक बिल्डिंग्स रोमन है, जो किसके बारे में बात करता है, विकास और प्रगति के बारे में बात करता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 99 नंबर पे देखो कौन सा है। बोला गया है द फर्स्ट हेयर इन डेविड्स लाइफ इन द नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड कॉन्फिडेंट द इन सलेम हाउस। उपन्यास में डेविड कॉपरफील्ड ने डेविड के जीवन को पहला हीरो सलेम हाउस में आत्मविश्वासी है, किसकी बात कर रहे हैं, तो जेम्स स्टीयरफोर्थ की बात कर रहे हैं। ये जो जेम्स स्टीयरफोर्थ होता है, ये जो जेम्स स्टीयरफोर्थ होता है वो जो डेविड कॉपरफील्ड में डेविड के जीवन का पहला हीरो, पहला आत्मविश्वासी व्यक्ति होता है जेम्स स्टीयरफोर्थ। चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल में डेविड कॉपरफील्ड का एक कैरेक्टर है जेम्स स्टीयरफोर्थ ये भी, और वह एक हैंडसम जवान आदमी दिखाया जाता है जो अपनी हाजिर जवाबी और रोमांटिक आकर्षण के लिए इस नॉवेल के अंदर जाना जाता है। 100 नंबर का क्वेश्चन है। बोला गया स्पीकिंग अबाउट चार्ल्स डिकेंस डिक्लेयर्स ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक दिस द बेस्ट। के बारे में बात करते हुए चार्ल्स डिकेंस ने कहा मेरी सभी किताबों में से मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है। कौन सी, डेविड कॉपरफील्ड की बात कर रहे हैं। चार्ल्स डिकेंस को अपनी ये ऑटोबायोग्राफिकल जो नॉवेल था वो बहुत ज्यादा पसंद था, जो कि 1850 में बुक के फॉर्म में आया था। 101 क्या है हमारा, यानी कि 101 नंबर में, हु इज पिप्स ट्यूटर इन लंदन इन डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन। जो डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है उसमें लंदन में पिप का ट्यूटर कौन था, तो मैथ्यू पॉकेट था, ठीक है। ये दिखाया जाता है, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैथ्यू पॉकेट जो होता है वो पिप का ट्यूटर दिखाया जाता है लंदन में, और कौन से नॉवेल में, चार्ल्स डिकेंस के ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में। और ये कजिन दिखाया जाता है मिस हैबिस्म का, कौन, मैथ्यू पॉकेट। मैथ्यू पॉकेट मिस हैबिस्म का कौन होता है, कजिन होता है। और एक चीज ध्यान रखना, ये ब्रंटली, ड्रम्बल, ठीक है, स्टार्टअप, पिप और उसका खुद का बेटा जो हार्वर्ड पॉकेट होता है, ठीक है, उसके पिता दिखाए जाते हैं। अगर हम अच्छे से बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैथ्यू पॉकेट होता है वो मिस हैबिस्म का कजिन होता है। मैथ्यू पॉकेट बेंटले, ड्रम्बल, स्टार्टअप, पिप और अपना बेटा, इनके खुद का बेटा होता है जिसका नाम होता है हार्वर्ड पॉकेट, जैसे युवा सज्जनों को ट्यूशन पढ़ाता है, इन सबको एक साथ मिलकर के कोचिंग देता है। सिसी जूब की बात हो रही, इज अ कैरेक्टर इन 102 नंबर पे देखो, जो सिसी जूब किसमें कैरेक्टर, हार्ड टाइम की कैरेक्टर होती है, तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा हार्ड टाइम।
अब जरा इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा। सिसी जो चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखे गए हार्ड टाइम का एक पात्र होती है, जो पहली बार ये कब आया था, 1854 में आया है। सिसिलिया या सिसी जो स्लेरी के सर्कस की एक सर्कस गर्ल होती है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से सर्कस में वो काम करती है, तो स्लेरी के सर्कस में वो काम करती है। इस पॉइंट को आप ध्यान बनाए रखना। साथ ही थॉमस ग्रैड ग्रिंड कि बहुत सख्त क्लासरूम की एक छात्रा है। सिसी अपने मूल्य और विश्वास है जो उसे ग्रैंड ग्रैंड परिवार में कम बुद्धिमान दिखाते हैं। अब 103 नंबर की ओर अगर हम बात करें तो कौन सा है, 103 नंबर में बोला गया है, इज दी बॉस ऑफ अ क्रिमिनल गैंग ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स इन ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट में युवा लड़कों और लड़कियों का एक आपराधिक ग्रोह का बॉस कौन दिखाया जाता है, तो फेगिन दिखाया जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। पेगिन जो है वो क्या कौन दिखाया जाता है, बॉस दिखाया जाता है। जरा आप इसके एक्सप्लेनेशन को देख लो। ओलिवर ट्विस्ट इसका एक अनादर नाम भी होता है द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओलिवर ट्विस्ट का एक अनादर नाम द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस चार्ल्स डिकेंस का ये दूसरे नंबर का नॉवेल है। पहली बार ये 1837 से 39 के बीच में एक सीरियल फॉर्म के रूप में ये पब्लिश होता है। फेगिन इवाल 104 नंबर का नॉवेल है हमारा। द नॉवेल फॉलोज अ क्लासिकल ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर इंटाइटल्ड सोइंग रीपिंग एंड गार्निंग। देखो, सोइंग रीपिंग एंड गार्निंग किस में दिखाया जाता है, ये हार्ड टाइम में दिखाया जाता है। ठीक है, ये एक त्रिपक्षीय संरचना का अनुसरण करता है जिसमें बुवाई, कटाई और भंडारण की बात की गई है। हार्ड टाइम। अगला 105 नंबर का और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है, देखो इसमें कुछ मैच करने के लिए आया है तो हम सीधे मैच वाले ही दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, पिप जो है वो दिखाया जाता है किसमें, ग्रेट एक्सपेक्टेशन में। पिप किस में दिखाया जाता है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन में। कासाबॉन मिडिल मार्च में, बेकी शार्प वैनिटी फेयर में, और हीथ क्लिफ बुदरिंग हाइट्स में। ठीक है, तो ये सभी इसके क्या हैं, पात्र हैं। ठीक है, कैरेक्टर है। तो ये था हमारा चार्ल्स डिकेंस का पीवाई क्यूज, जिसमें 105 क्वेश्चंस को 2 वीडियोस में डिस्कस किए गए हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।